हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वन अपराध के मुकदमे के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज के बारे में जानकारी दूंगा। इसी दस्तावेज के आधार पर वन अपराधी को सजा मिलनी या नहीं मिलनी वह निर्भर करती है। यह दस्तावेज है फर्द जब्ती या फर्द अभिग्रहण या फर्द मकबूजगी, एक ही चीज है ये। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि राजस्थान वन अधिनियम की धारा 52 के तहत कोई भी वन अधिकारी जब उसके पास विश्वास करने का आधार हो कि कोई वन अपराध विषयक घटना हुई है, तो उससे संबंधित वन उपज। अब वन उपज की परिभाषा इस अधिनियम की धारा 2 में लिखी हुई है। संक्षिप्त में यह है कि 2 प्रकार की होती है वन उपज। एक प्रकार की तो वो जो जंगल में पाई जाती है, जंगल से लाई जाती है या नहीं, यानी कि बाहर भी हो सकती है, बाहर से भी लाई जा सकती है, बाहर भी पाई जा सकती है। ये इसमें मुख्यतः लकड़ी, कोयला इत्यादि है। और दूसरी वो वन उपज होती है जो केवल जंगल में पाई जाए या जंगल से लाई जाए तो ही वन उपज कहलाती है, जैसे फल, फूल, पत्ते, रेत, पत्थर, खनिज। ये ऐसी है वन उपज है जो वन उपज तभी कहलाती है जब ये जंगल में हो या जंगल से लाई गई हो। खैर, ये तो एक संक्षिप्त में मैंने बताया आपको वन उपज के बारे में। तो वन अपराध से संबंधित वन उपज को जब्त किया जाता है। इसके साथ वन अपराध में जो प्रयुक्त मशीनरी है, हथियार है, औजार है, नावें, वाहन, रस्सी, चैन आदि जो अन्य वस्तुएं जो वन अपराध करने में प्रयुक्त हुए हैं, उनको जब्त किया जाता है। तो पहला डॉक्यूमेंट फर्द जब्ती का बनता है। अब ये फर्द शब्द है, ये अरबी शब्द है। पहले जब मुगलों का राज था तो उस समय यहाँ अरबी और फारसी भाषा चलती थी, तो सारी न्यायिक कार्रवाइयाँ वगैरह अरबी और फारसी में होती थी और लोग जानते भी थे अरबी और फारसी। हाथ कंगन को फारसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, ये मुहावरा आपने सुना ही था। तो जो पढ़े लिखे लोग होते थे उनको फारसी आती थी। तो फर्द का मतलब होता है सूची। फर्द का मतलब सूची होता है। और एक और अर्थ होता है कागज पे लिखी गई इबारत, विवरण। किसी कागज पे कोई विवरण लिखा हो तो उसको फर्द कहते हैं। लेकिन यहां अपने सूची शब्द जरा सही है, तो सूची अभिग्रहण कह सकते हैं हम। यदि इसको प्योर हिंदी में बोले तो सूची अभिग्रहण, जो सामान अभिग्रहित किया गया है या जब्त किया गया है, उसकी जो लिस्ट बनती है वो फर्द जब्ती कहते हैं। पहले इसको फर्द मकबूज की कहते थे, लेकिन अब ये मकबूज की सब आजकल नहीं रहा बोलचाल में, इसलिए फर्द जब्ती कहते हैं। अब साहब ये है कि फर्द जब्ती बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। वन अपराध के केस की रीढ़ की हड्डी और आधार
दोनों यही होते हैं और फर्द जब्ती के आधार पर ही ये तय हो जाता है कि इस केस का निर्णय क्या होना है। तो फर्द जब्ती बड़े आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस से और वास्तविक स्थिति के अनुसार बनाई जानी चाहिए। हमारे विभाग में कई तरह के प्रपत्र छाप रखे हैं। जिस अधिकारी के जैसी मर्जी में आया वैसा प्रपत्र छाप दिया कि साहब ये जो फर्द अभिकरण का प्रपत्र है, ठीक है, एक रेडी रेकनर के रूप में ठीक है, प्रपत्र है। लेकिन जो पुलिस में और पुराने जमाने में ये सारी फर्दें हाथ से ही लिखी जाती थी, कोई परफॉर्मे में नहीं होती थी। हाथ से लिखी गई फर्द कानून की दृष्टि से ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि उस फर्द को लिखने के अंदर लिखने वाले ने अपना माइंड अप्लाई किया है, तब लिखी है। खाली जो परफॉर्मे के कॉलम भरने में माइंड अप्लाई नहीं होता है, इसलिए हाथ से लिखी हुई फर्द जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और हमारे साथियों को और वन अधिकारियों को कोशिश करनी चाहिए कि फर्द जब्ती को लिखने की प्रैक्टिस करें। और ज़्यादा कोई ऐसा है बड़ा काम नहीं है, 5-7 बार यदि डेमो के रूप में बैठ करके लिखेंगे तो वो उनकी रफ्त बन जाएगी लिखने की। अब इस फर्द जब्ती में 8 मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए। इन 8 बातों को मैं आराम से याद करने के लिए एक सूत्र देता हूं। हमारे देश में 3 राजनीतिक पार्टियां हैं, टीडीपी और पीडीपी और एसपी। टीडीपी मतलब जो तेलुगु देशम पार्टी, पीडीपी मतलब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, एसपी मतलब समाजवादी पार्टी। तो यहां पहले रहता है टीडीपी, तो टी फॉर टाइम। फर्द जब्ती किस समय बनाई जा रही है इसका टाइम अंकित किया जाता है। डी फॉर डे, उस दिन की तारीख लिखी जाती है, उस दिन की तारीख दिनांक लिखी जाती है। और पी फॉर प्लेस, स्थान, कि किस स्थान पे ये फर्द जब्ती बनाई जा रही है, तो उस स्थान का पूरा विवरण होता है उसके अंदर। इसके बाद आता है पीडीपी। पी का मतलब पर्सन्स, जिनके सामने ये फर्द बनाई जा रही है। गवाहन, जिसके अंदर हमरा स्टाफ भी हो सकता है और कोई वहाँ के स्थानीय यदि कोई हो गवाह हो तो वो भी होते हैं। तो पी का मतलब होता है पर्सन्स, जिनके सामने ये फर्द जब्ती बनाई जाती है। उनके नाम, उनके पिता का नाम, उनकी आयु, उनका पता, पूरा विवरण उसके अंदर लिखा जाता है। फिर है डी फॉर डिस्क्रिप्शन। अब इसमें जो जब्त किया है सामान, अभिगत किया गया है, उनका डिस्क्रिप्शन आता है। उनके डिस्क्रिप्शन में क्या होता है? सामान का नाम और सामान की साइज, क्या लंबाई चौड़ाई है, साइज आती है। और सामान की मात्रा कितनी है, और उनके बारे में विवरण लिखा जाता है कि सामान का कोई संक्षिप्त विवरण हो उसको लिखा जाता है, ताकि पूरा समझ में आ जाए कि क्या सामान जब्त किया गया है। फिर है पीडीपी है ना, तो फिर पी फॉर पर्सन्स, डी फॉर डिस्क्रिप्शन और पी फॉर पैकिंग। उस जब्त किए गए सामान की पैकिंग कैसे की गई है, यदि जो पैक किए जाने वाला जैसे कुल्हाड़ी है तो उसको उसमें कपड़े में पैक की जानी चाहिए उसके ऊपर। और ये चैन है, रस्सी है, ये जो भी छोटे मोटे हैं जो पैक किए जा सकते हैं वो उनको कपड़े की थैली में पैक किया जाना चाहिए। और जो बड़ी चीजें हैं तो वो उन पे जो सील मार्क का उनके ऊपर सीजर मार्क का लगाया जाता है, तो वो भी एक तरह से पैकिंग में आता है। तो पी फॉर पैकिंग। फिर है एसपी, एस फॉर सीलिंग। उस पैकिंग को सील कैसे किया गया है
उसको सील चस्पा कैसे किया गया है। तो उस पैकिंग के ऊपर कुछ जब्त की गई सामग्री का नाम वगैरह, तारीख, दिनांक, स्थान लिख दिया जाता है। और एक जो सील होती है कोई मार्के की, उस सील को चपड़ी पे लगा दी जाती है ताकि कोई पैकिंग खोल नहीं सके और सामान चेंज नहीं कर सके। तो एसपी का हो गया, फर्स्ट हो गया सील, और फिर लास्ट में हो गया सिग्नेचर ऑफ पर्सन्स। जो जब्ती अधिकारी है, जो गवाह है या जिसके कब्जे से जब्त किया गया है, उनके साइन होते हैं। तो मुख्यतः इन 8 बातों का फर्ज जब्ती के अंदर ध्यान रखना चाहिए और आत्मविश्वास से और तसल्ली से वो मुर्तिब करनी चाहिए, वो लिखनी चाहिए। रेडी रेकनर के लिए मैं एक फर्ज जब्ती के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने रख रहा हूं। इन बिंदुओं के अनुसार वो फर्ज जब्ती बनाई जानी चाहिए। यह फर्ज जब्ती का बिंदुवार एक नमूना पेश कर रहा हूँ। इस नमूने के आधार पर फर्ज जब्ती बनाई जा सकती है और मौके की परिस्थितियाँ जो वो उन परिस्थितियों को पूरे विस्तृत विवरण सहित इसमें लिखना चाहिए ताकि न्यायिक मजिस्ट्रेट यह जान सके कि यह जब्ती किन परिस्थितियों में, किस आधार पर और किस अपराध में की गई है। जब मौके पे जब्ती योग्य सामान जब्त हो जाए और फर्ज जब्ती बन जाए, इसके बाद जब नाके पे पीओआर काटी जाए तो उस पीओआर के बुक नंबर, पेज नंबर, डेट इत्यादि फर्ज जब्ती के पीछे अंकित करते हैं ताकि ये मालूम पड़ जाए कि ये फर्ज जब्ती किस केस में बनाई गई है। अब इन जब्त किए गई सामग्री का निस्तारण भी तो करना पड़ता है। तो पहला निस्तारण तो यह है कि जब्त की गई सामग्री को कॉन्फिस्केशन करने के लिए अधिकृत अधिकारी सहायक वन संरक्षक के सामने पेश की जाए और उनको सुपुर्द की जाए। लेकिन हमारे विभाग में सहायक वन संरक्षक का भी कार्यालय और स्टोर है कहीं नहीं बना है। यहाँ तक कि सहायक वन संरक्षक के कार्यालय में एक क्लर्क भी नहीं है जो उसे खुद सुनवाई के दौरान रीडर का काम कर सके। तो सहायक वन संरक्षक के सामने पेश कर दें, वो उसके बाद वापस ला करके और रेंज कार्यालय में उसको जमा करा दें। रेंज कार्यालय में एटलीस्ट माल खाना होना चाहिए ताकि वो जब्त की गई सामग्री को वहाँ रेंज कार्यालय में माल खाना पंजिका संधारित की जाती है। उस माल खाना पंजिका में उस सामान को जमा करके, उसका इंदराज करके, उसको माल खाना रूम में ले जा करके सुरक्षित ढंग से रख सके। क्योंकि जब इसका मुकदमा चलेगा तो मजिस्ट्रेट जब्त की गई सामग्री को पेश करने के लिए एविडेंस के तौर पर जब है बुलाए या जब्तीकर्ता के जब बयान होते हैं कोर्ट के अंदर, तो उसको सामान भी पेश करना पड़ता है कोर्ट के अंदर में। तो वो उस समय यदि उसे जब्तीकर्ता की किसी वन रक्षक, वनपाल या रेंजर की कहीं ट्रांसफर कहीं और जगह हो जाए तो वो सामान कहाँ से लाएगा आपने कोई एविडेंस के दौरान। तो रेंज के माल खाना होना चाहिए और एक माल खाना इंचार्ज भी होना चाहिए जिसके चार्ज में ये सारा सामान रहे। तो उस माल खाना इंचार्ज की ड्यूटी होती है कि जब भी आईओ या जब्ती अधिकारी के बयान कोर्ट में हो तो वो सामग्री वो ले जाकर के कोर्ट में पेश करावे। तो जब्त किया गया सामान रेंज कार्यालय के माल खाने में जमा करना चाहिए। यदि कोई सामग्री नाशवान हो कि नष्ट होने वाली हो तो वो उसके लिए
राजस्थान वन अधिनियम की धारा 58 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट से उसके निस्तारण के लिए निवेदन करना चाहिए, जिसके ऊपर न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्रवाई करके और उस नाशवान संपत्ति के निस्तारण के आदेश देते हैं। इसके अलावा यदि सहायक वन संरक्षक की पोस्टिंग नहीं हो, पद रिक्त हो, या जब्तीकर्ता जो है वो आरोपी को तुरंत दंड दिलवाने की इच्छा रखता हो, इंटरेस्ट रखता हो, तो उस जब्त की गई सामग्री को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की जाती है। न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास में भी मालखाना होता है, जहां वो अपराधों में प्रयुक्त सामग्री और अन्य सामग्री जो को एविडेंस के रूप में होती है वो न्यायालय के मालखाने में जमा कर लेते हैं। लेकिन बहुत समय ये देखा गया है कि मालखाने न्यायालय के मालखाने में जगह कम होती है और वो बड़ा सामान वहाँ रखने में समर्थ नहीं होते हैं। ऐसे में जब्तीकर्ता को अपने अभिरक्षा में ही सामान रखना पड़ता है, और वो अभिरक्षा का मतलब है रेंज कार्यालय के मालखाने में जमा करवा दें और फर्ज जब्ती के पीछे अंकित कर दें कि रेंज कार्यालय के मालखाना रजिस्टर संख्या इतने की पेज संख्या इतने पर दर्ज है। जब्त किए गए सामान को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है जब तक कि उसका अधिग्रहण का अंतिम निस्तारण नहीं हो जाए। कभी कभार क्या होता है, मौके पे जो सामान जब्त किया जाता है वो इतना भारी होता है और इस प्रकार का होता है कि उसको रेंज कार्य तक भी लाया जाना तुरंत संभव नहीं होता है। तो ऐसे में वो सामान राजस्थान वन अधिनियम की धारा 53 के तहत किसी को, जिनको जब्त अधिकारी उचित समझता है और विश्वास करता है कि यह जब भी न्यायालय या जांच अधिकारी मंगवाएगा ये पेश कर देंगे, इसके लिए एक बंद पत्र पे ये सामान उनको सुपुर्द कर सकते हैं, जिसका सुपुर्दनामा तैयार किया जाता है। अतः बंद पत्र में और सुपुर्दनामे पे वो सामान पेश कर सकते हैं। जब भी आवश्यकता पड़ती है सहायक वन संरक्षक को या न्यायालय को या जांच अधिकारी को, तो वो सामान मंगवा सकता है। तो ये जब्त सामग्री के निस्तारण के 3 रास्ते हैं। अधिग्रहण की कार्रवाई के अंतिम निस्तारण होने पर उस सामान को राजकीय सामान घोषित कर सके, यानी उसका अधिग्रहण हो सके और जो भी उसका निस्तारण हो कि सरकार के उपयोग में यदि लाया जा सकता है तो उसको उपयोग में लेवे या उसको नीलामी द्वारा बेच करके और पैसा राजकोष में जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फर्ज जब्ती की बात है पूरी होती है। मेरा उच्च अधिकारियों से, वन विभाग के उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि वे समय समय पर रेंज स्तर तक वन अपराध की मॉक ड्रिल जरूर करें, ताकि वन कर्मचारियों को कागज बनाना, मुकदमा दर्ज करना और न्यायालय में पेश करना और एविडेंस देने की प्रैक्टिस हो सके। ये प्रैक्टिस से सब कुछ होता है। वो वर्तमान में और पहले भी मैंने देखा कि हमारे वन कर्मचारियों को अपराध प्रकरण के कागज बनाने में बहुत दिक्कत होती है और उनको बहुत कम जानकारी है। ये इसलिए वे हमेशा केस कंपाउंड करने पर ही जोर देते हैं, न्यायालय तक के केस नहीं पहुंचा पाते हैं। यही कारण है कि आज राजस्थान राज्य के
इतने बड़े वन विभाग में वन अपराध के प्रकरण न्यायालयों में बहुत कम है, नहीं के बराबर है। जबकि वन विभाग एक फोर्स है, एक है बल है, और इस फोर्स के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स भी नियुक्त है। तो वन अपराध पकड़ने के लिए, वन अपराध दर्ज करने से लेकर के न्यायालय तक की कार्रवाई के लिए मॉक ड्रिल करवानी चाहिए। अगले एपिसोड में आरोपी को गिरफ्तार करने के बारे में मैं जानकारी दूंगा कि उसको किस प्रकार से गिरफ्तार किया जा सकता है, गिरफ्तारी के संबंध में क्या नियम है, क्या गाइडलाइन है, और फर्द गिरफ्तारी कैसे बनती है, इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो बने रहे मेरे पास साथ, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सब्सक्राइबर की संख्या कुछ आगे बढ़ सके, तभी मेरा उत्साह बना रहेगा और मैं आपको वन विभाग के संबंध में कानूनी जानकारियां समय समय पर देता रहूंगा। धन्यवाद।